बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ की समात, हियरिंग ऑफ साउंड। अमले समात, सुनने का अमल। अमले समात बजरिया कान वकू पजीर होता है। कान के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से होते हैं। देखें, दाएं तरफ लिखे हैं अंदरूनी कान, बैरूनी कान और वस्ती कान। कान की बैरूनी शक्ल छाज जैसी होती है। छाज, छज पंजाबी च आपां कह दिंदे आ, अज कैदी कर लिया माही नूं मैं छज पतासे वंडा। तो कान की बैरूनी शक्ल छाज जैसी होती है, जिसके वस्त में एक सुराख होता है। कान की ये शक्ल आप देख रहे हैं। सबसे बाएं तरफ जहां लिखा है बैरूनी कान, यह कान का बैरूनी हिस्सा है जो वाज़े तौर पर हमें नजर आता है। और उसके बाद फिर एक जामनी रंग की एक नाली सी आपको नजर आ रही है, जिसे अंग्रेजी में एयर कैनाल, हवाई नाली, हवा की नाली हम कह सकते हैं। और उसके बाद फिर आता है तबला। जैसे तबला बजाने वाला तबला होता है, इसलिए इसे तबला कहते हैं, क्योंकि बाहर से जो आवाज की लहरें आती हैं इसके साथ बराह रास्त आकर टकराती हैं, तो ये इसकी सतह थरथराती है। जिस तरह ढोल या तबले की सतह, उस पर कोई चीज मारें तो थरथराती है, बाहर से आवाज की लहरें इसके साथ आकर टकराती हैं तो इसकी सतह थरथराती है। एयर ड्रम अंग्रेजी में कहते हैं। और उसके बाद फिर आता है वस्ती कान, कान का दरमियानी हिस्सा। फिर आखिर में लिखा हुआ है, देखें, कोकलिया। इस कोकलिया के साथ समी आसाब, ऑडिटिव नर्व्स, यानी सुनने वाले पट्टे। तो यहां से जो सतह कोकलिया थरथराता है तो इसकी थरथराहट जो पट्टे फिर महसूस करते हैं, साथ ही पट्टे हैं, समी आसाब हैं, तो ये आसाब फिर आवाज के सुनने का एहसास हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। ऊपर ये 3 किस्म की हड्डियां हैं। तो इस तरह ये कान की शक्ल है और सुनने का अमल कान के जरिए से इस तरह से वकू पजीर होता है। कान की ये शक्ल भी देखिए जो किताब के अंदर बनी हुई है, बिल्कुल उसी तरह की है कि बैरूनी हिस्सा है कान का, आपको नजर आ रहा है। उसके बाद हवाई नाली है, एयर कैनाल, फिर आवाज तबला, एयर ड्रम, वहां उसके साथ टकराती है। फिर कोकलिया है, कोकलिया के साथ जुड़े हुए हैं समी आसाब, ऑडिटरी नर्व्स, यानी सुनने वाले पट्टे, तो वो फिर दिमाग तक सुनने का एहसास पहुंचाते हैं। ऊपर 3 हड्डियां हैं। तो इस तरह से समात का अमल जो है वो वकू पजीर होता है। आवाज की रफ्तार, स्पीड ऑफ साउंड। आवाज की रफ्तार मालूम करते हैं इस आले की मदद से। आप देखिएगा कि दाएं तरफ इसी स्लाइड के एक आला दिखाया गया है और इस आले के सबसे ऊपर 2 शाखा है, ट्यूनिंग फोर्क है, और नीचे दाएं तरफ एक बर्तन नुमा हौज है जिसमें पानी डाला जाता है। इस हौज से नीचे एक पाइप आपको नजर आ रहा है और ये पाइप बाएं तरफ वाली एक ट्यूब के साथ मुंसलिक है। ट्यूब का ऊपर वाला हिस्सा खुला है और नीचे वाला तो जाहिर है कि एक नाली के साथ जो है वो हौज के साथ फिर मुंसलिक हो गया है। तो इस तरह से इसकी ये साख्त है और ऊपर ट्यूनिंग फोर्क को या 2 शाखे को पैड के साथ टकरा के इस खुले हिस्से, जो ट्यूब का खुला हिस्सा, उसके करीब लाते हैं, जिससे फिर ये लहरें ट्यूब के अंदर दाखिल होती हैं और वहाँ से फिर हम आवाज़ की रफ्तार मालूम करते हैं। मैं पढ़ता हूँ। एक छोटे हौज यानी रेजरवायर के साथ मुंसलिक एक ट्यूब दिखाई गई है। दाएं तरफ एक देखें, जिसके खुले सिरे पर 2 शाखा ट्यूनिंग फोर्क के जरिए आवाज की मौजें दाखिल की गई है। यह भी मैं आपको बात बता चुका हूं। पानी की मिकदार कमोबेश करके हवा के कालम को कमोबेश किया जा सकता है। दाएं तरफ जो हौज है उसमें पानी डाला जाता है और उसमें पानी की मिकदार को कमोबेश करके हवा के कालम बाएं तरफ, नीचे ट्यूब के नीचे तो पानी है और जितना पानी नीचे ज्यादा है आएगा, पानी की सतह बुलंद होगी, हवा का कालम फिर उतना ही छोटा हो जाएगा, और पानी की सतह नीचे गिरेगी तो हवा का कालम बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह पानी की सतह से पानी कमोबेश करके हवा के कालम की सतह जो है
या उसकी लंबाई को कमोबेश किया जा सकता है। हवा के कालम की मुख्तलिफ लंबाइयों के लिए दुशाखे की आवाज़ मुख्तलिफ होगी। जैसे पानी की लंबाई कमोबेश करेंगे तो ऊपर दुशाखे को पैड के साथ टकराकर हम खुले सिरे, ट्यूब के खुले सिरे के करीब लाएंगे तो जो हवा के कालम की मुख्तलिफ लंबाइयों के साथ ये तजर्बा करेंगे तो मुख्तलिफ लंबाइयों के लिए हमें आवाज़, दुशाखे की आवाज़ मुख्तलिफ सुनाई देगी। गुमग, हम आहंगी या तालमेल। तालमेल, हम आहंगी वहां पर मौजूद होती है कि जहां दो आदमी हम ख्याल होते हैं, इकट्ठे चल रहे होते हैं, उनके काम के नतायज जो है वो मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा काम जो है वो हो पाता है। तो इस तरह हम आहंगी या तालमेल या गुमग, इसे जब हम तबियात में, फिजिक्स में पढ़ते हैं तो दो लहरें जब आपस में मिलती हैं इस अंदाज से मिलती हैं कि तामीरी अंदाज से मिलती हैं कि उसका मजमूई असर बढ़ जाता है। तो इस अमल को हम आहंगी, तालमेल या गुमग कहते हैं और अंग्रेजी में रेजोनेंस कहते हैं। मैं पढ़ता हूं, जब हवा का कालम और दो शाखा हम आहंग हो जाएं, यानी दो शाखा जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस ताद्दुद से थरथराता है उसी ताद्दुद से हवा का कालम जो ट्यूब के अंदर है थरथराए तो हमें पता है कि दो चीज़ें फिर हम आहंग हो जाती हैं। तो नतीजा जो है वो एक बड़ी आवाज़ की, वाज़ेह आवाज़ की सूरत में निकलता है। जब हवा का कालम और दो शाखा हम आहंग हो जाएं तो वो एक ही ताद्दुद से मुर्तइश होते हैं, दोनों एक ही ताद्दुद से मुर्तइश होते हैं। इस तरह आवाज़ की मौजों की बुलंदी या हैता बढ़ जाता है, आवाज़ की मौजें बड़ी हो जाती हैं और आवाज़ बुलंद सुनाई देती है। ट्यूब में दाखिल होने वाली मौजें जब पानी से टकराकर दोबारा लौटती हैं तो दाखिल होने वाली मौजों से मिलकर साकन मौजें बनाती हैं। ये भी बात बड़ी आसान सी है कि ऊपर दो शाखे से निकलने वाली मौजें जो हवा के कालम में दाखिल होती हैं, ट्यूब में दाखिल होती हैं और नीचे चूंकि पानी है, पानी से टकराकर फिर वापस उसी तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी और ऊपर से मज़ीद आ रही है मौजें। जो दोनों मौजें जब आपस में मिलती हैं एक ही तअद्दुद की तो फिर ये साकन मौजें जो है वो पैदा करती हैं। ट्यूब के खुले सिरे पर जिद गिरा, एंटीनोड, और दूसरे सिरे की तरफ गिरा यानी नोड बनता है। आप देखें ट्यूब का जो खुला सिरा है, हवा का कालम आप देख रहे हैं, ट्यूब के खुले सिरे में गांठ नहीं बन रही है, गिरा नहीं बन रही है, गिरा खुली हुई है तो उसे जिद गिरा यानी गिरा का जो उलट है, जो अंदाज है, जिद गिरा कहलाता है। और दूसरे सिरे पर आप देखें कि एक गिरा बन रही है नीचे पानी की तरफ, एक गिरा, नोड। जिद गिरा को एंटीनोड अंग्रेजी में कहते हैं और गिरा को नोड कहते हैं। जैसे रस्सी है या हम गांठ कोई चीज़ दे देते हैं तो किसी जगह पे रस्सी खुली होती है, किसी जगह पे गांठ दी गई होती है। तो इस तरह ये जो मौजें पैदा होती हैं इनमें किसी जगह पे ये मौजें खुली हुई होती हैं जिद गिरा की सूरत में और किसी जगह पे ये मौजें मिल रही होती हैं और गिरा बना रही होती है। एक गिरा और जिद गिरा के दरमियान फासला चौथाई तूले मौज, चौथाई वेवलेंथ, चौथाई तूले मौज के बराबर होता है। एक तूले मौज यानी एक मौज का तूल, एक मौज की लंबाई। तो एक जिद गिरा और गिरा के दरमियान जो फासला है वो एक तूले मौज का चौथा हिस्सा होता है। तो हम लिख सकते हैं, देखें नीचे, L बराबर लैम्डा बटे 4। L क्या है कि जिद गिरा और गिरा के दरमियान फासला, यानी एक तूले मौज का फासला तो लैम्डा है, जो एक मौज का तूल है वो तो लैम्डा है, लेकिन L जो जिद गिरा और गिरा के दरमियान फासला है वो कितना हो गया फिर? कुल तूले मौज का चौथा हिस्सा, लैम्डा बटे 4। तो लैम्डा किसके बराबर हो गया? 4L के। तो इस तरह से हमने तूले मौज मालूम कर सकते हैं। V बराबर F लैम्डा, ये है आवाज़ की रफ्तार मालूम करने का फार्मूला।
एफ फ्रीक्वेंसी ताद्दुद है और लैम्डा तूल मौज है। लैम्डा बराबर 4L, ये पिछली स्लाइड में हम निकाल चुके हैं। तो हम लैम्डा की जगह पे ये कीमत दर्ज कर देते हैं, V बराबर 4FL। तो ये है स्पीड निकालने का, स्पीड की कीमत, आवाज़ की रफ्तार मालूम करने का फार्मूला।